इस कहानी की शुरुआत में हमें पो को दिखाया जाता है, जिसने काफी सारे गुंडों को हराकर चाइना में शांति कायम की थी। लेकिन अब ड्रैगन योद्धा होने के बावजूद भी उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो चाइना का फूड टूर करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उससे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उसको बहुत पसंद करते थे और मुख्तलिफ गाँव से होता हुआ वो वैन कौन गाँव में पहुंच जाता है। उस गाँव के मोमोज काफी फेमस थे और वो गाँव गाउंटलेट था, जिसमें थैनोस के गाउंटलेट की तरह पावर थी। गाँव के सब लोग ड्रैगन मास्टर को देखकर बहुत खुश होते हैं और पो के पास आकर उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं। पो को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो उन सब लोगों से बचकर मोमो हाउस में आ जाता है। तभी हम दो चोरों को देखते हैं जिनके नाम क्लाउस और वरूका थे, जो गॉटलेट को चुराने के लिए वहां आए होते हैं। वो तेजी से गॉटलेट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो सिपाही उन्हें रोकने के लिए अपने ट्रैप्स को एक्टिवेट करते हैं। वो दोनों उन ट्रैप से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होते और वो पकड़े जाते हैं। वहीं पो को इस बात का पता चल जाता है कि गॉटलेट खतरे में है, इसीलिए वो तेजी से दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर निकलता है, जिससे बहुत सारे ड्रम ऊपर की तरफ उछल जाते हैं, जिससे क्लाउस और वरूका गलती से आजाद हो जाते हैं और वो गॉटलेट भी उनके हाथ लग जाता है। और पो तेजी से उनकी तरफ आकर वो गॉटलेट छीन लेता है और उस गॉटलेट को अपने हाथ में पहन लेता है। अब गॉटलेट एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन पो को इसकी खबर नहीं थी, इसलिए जब वो नीचे लैंड करता है तो गॉटलेट की पावर से जोरदार धमाका होता है और पूरा गाँव बर्बाद हो जाता है। पो इससे काफी परेशान होता है। तभी क्लाउस और वरूका पो से गॉटलेट छीनने की कोशिश करते हैं, जिससे उस गॉटलेट का थंब टूट जाता है और वो गॉटलेट लेकर वहां से भाग जाते हैं। तभी पो देखता है कि उनका साथी एक और है जो वॉरियर की तरह नजर आ रहा था। पो उस गॉटलेट का थंब उठा लेता है और उनके पीछे जाता है। क्लाउस और वरूका रोप वे से भागने की कोशिश कर रहे थे। पो उन पर हमला करके गॉटलेट छीन लेता है, लेकिन इससे वो क्लाउस और वरूका के साथ ही नीचे गिर जाता है। क्लाउस और वरूका पो पर हमला करके गॉटलेट छीन लेते हैं और पो एक खाई में गिरने लगता है तो वो चट्टान को पकड़ लेता है, पर वरूका गॉटलेट से चट्टान को तोड़कर पो को नीचे गिरा देती है। और पो जब वापस गाँव में आता है तो गाँव वालों की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं लेना चाहता था। और एक लेडी उससे कहती है कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, इसीलिए यहाँ से चले जाओ, तुम ड्रैगन मास्टर नहीं हो और तुमने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया है। वो निराश होकर वापस घर की तरफ लौटने लगता है और रास्ते में अब कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। वो जब घर आता है तो उसके डैड उसे गले लगाते हैं और उसे खाने को नूडल देते हैं। साथ ही वो उसे ये भी बताते हैं कि अब सम्राट ने तुमसे ड्रैगन मास्टर का खिताब छीन लिया है। वो उससे परेशान हो जाता है और कहता है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी वहाँ पर वो वॉरियर भी आ जाता है। पो को उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और उस पर हमला करने लगता है और वो दोनों फाइट करते हैं तो पो उससे हार जाता है। अब वो अपना हेलमेट उतार देता है, जिससे पो को पता चलता है कि वो एक लड़की है। वो बताती है कि मैं एक नाइट हूँ और मेरा नाम ब्लेड है, मैं यहाँ ड्रैगन मास्टर से मिलने आई हूँ। पो कहता है कि ड्रैगन मास्टर मैं हूँ, पर अब मुझसे ये खिताब सम्राट ने छीन लिया है। तो ब्लेड हैरान होकर कहती है कि तुम एक डफर हो, तुम्हारी वजह से गाँव बर्बाद हो गया। पो कहता है कि वो दोनों तुम्हारे साथी तो थे। तो ब्लेड उसे बताती है कि वो मेरे साथी नहीं थे, मैं इंग्लैंड की नाइट हूँ, मुझे रानी ने उनको पकड़ने के लिए भेजा है और वो दोनों बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल हैं। वो दोनों यहाँ गॉटलेट चुराने आए थे, जिसे उन्होंने तुम्हारी वजह से बहुत ही आसानी से हासिल कर लिया है। अब वो दोनों बहुत ही ताकतवर बन गए हैं, इसलिए कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। पहले तो ब्लेड एग्री नहीं होती और जब वो उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ गए होंगे और साथ ही मेरे पास गॉटलेट का थंब भी है, तो वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है। और अगले दिन वो दोनों क्लाउस और वरूका के पीछे निकल जाते हैं। वो उसे अपने सीक्रेट रास्ते से लेकर जाने लगता है। वहीं हम क्लाउस और वरूका को देखते हैं जो गॉटलेट हासिल करके आगे बढ़ रहे थे। वो एक लावे वाली नदी को पार करते हैं, लेकिन तभी उन्हें लिजर्ड गैंग घेर लेता है, जिसका लीडर चिंटाओ था। वो उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी, ये सारा इलाका हमारा है। और वो उससे गॉटलेट मांगता है। फिर वरूका गॉटलेट से वहाँ पर हमला कर देती है, जिससे वो सारी जगह बर्बाद हो जाती है। वहीं पो ब्लेड से कहता है कि अब हम दोनों मिशन पर साथ हैं, इसलिए तुम मुझे नाइट बनना सिखाना और मैं तुम्हें कुंफू सिखाऊंगा, जिससे हम कुंफू नाइट्स बन जाएंगे। ब्लेड कहती है कि तुम नाइट नहीं बन सकते, क्योंकि नाइट बनने में कई साल लगते हैं और सबसे पहले नाइट का सेवक बनना पड़ता है। अगर तुम में दम हुआ तो तुम स्क्वायर बनोगे और उसके बाद तुमने अगर हीरो वाला काम किया तभी रानी को तुम्हारी नाइट वुड बनने की सिफारिश की जाएगी और तब तुम नाइट बन पाओगे। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा सेवक बनने के लिए क्या करना होगा। ब्लेड उससे कहती है कि तुम्हें एक अच्छा काम करके मुझे इम्प्रेस करना होगा। अब वो दोनों थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। वो उससे क्लाउस और वरूका के बारे में पूछता है तो ब्लेड बताती है कि वो दोनों जादूगर हैं और उनका एक काली शक्तियों वाला गिरोह था, जिनके इरादे बहुत बुरे थे। उन्होंने कई सालों तक अपनी काली शक्तियों से इंग्लैंड में कई बार तबाही मचाई थी और हाल ही में नाइट्स को उनके प्लान के बारे में पता चला और उन्हें इंग्लैंड से निकाल दिया गया। लेकिन क्लाउस और वरूका ने महारानी को मारने की कोशिश की, मगर महारानी बच गई और उन्होंने वरूका को पकड़कर कैद कर लिया। लेकिन क्लाउस ने अपनी बहन को कैद से निकाल लिया और अब उनके
हाथ शक्तिशाली गॉटलेट भी लग चुका है, जिससे वो रानी को मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं उन्हें इंग्लैंड पहुंचने से पहले पकड़ना चाहती हूँ। और अब पो उसे अपने शॉर्टकट रास्ते से उस लावे की नदी पर ले आता है। वो देखता है कि वहाँ का ब्रिज अब टूट चुका है। इससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वो कहता है कि यहाँ की ऐसी हालत वरूका ने उस गॉटलेट से की होगी। और ब्लेड उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं पता, तुम्हें बस रास्ते में सब्जियां खानी थी, इसलिए तुम मुझे लंबे रास्ते से लेकर आए और अब तुम घर चले जाओ। तो पो कहता है कि मेरा शॉर्टकट रास्ता कभी भी पुल को पार करना नहीं था, और वो अपनी कुंग फू स्किल से उस लावे की नदी को आसानी से पार कर लेता है। ये देखकर ब्लेड भी हैरान रह जाती है। वो पो से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नदी पार नहीं कर सकती। तो पो उसकी तरफ रस्सी फेंकता है और कहता है कि तुम्हें इस रस्सी के जरिए नदी को पार करना होगा। वो उस रस्सी को एक पेड़ से बांध देती है, लेकिन पो की तरफ कोई पेड़ नहीं था, इसलिए वो खुद उस रस्सी को पकड़ लेता है और ब्लेड उस रस्सी से नदी को पार करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ लिजर्ड आ जाते हैं और चिंटाओ पो को जानता था। वो उससे कहता है कि तुमने पिछली बार मुझे चोरी करते हुए पकड़ा था और मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे जाने नहीं दूंगा। अगर तुम इस नदी को पार करना चाहते हो तो तुम्हें वो तलवार देनी होगी। लेकिन ब्लेड वो तलवार नहीं देना चाहती थी। वो उन पर हमला करने लगता है तो चिंटाओ के साथी ब्लेड से तलवार छीनने के लिए जाते हैं, लेकिन ब्लेड उन्हें दूर गिरा देती है और उस नदी को पार कर लेती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन आगे एक बहुत बड़ी चट्टान थी जिसमें लिजर्ड के बिल थे, जिससे चिंटाओ आसानी से ब्लेड की तलवार छीन लेता है। पो और ब्लेड ऊपर बढ़ते हुए चिंटाओ के साथियों को मारने लगते हैं और चिंटाओ को पकड़ लेते हैं। लेकिन चिंटाओ की लिजर्ड सेना उन पर हमला करके उन्हें लावे में गिराने की कोशिश करती है। तो पो ब्लेड को साइड में चट्टान पर फेंक देता है और अपनी कुंग फू स्किल से उन सभी लिजर्ड को मारते हुए चिंटाओ को मारकर उससे तलवार छीन लेता है। पो के इस कारनामे की वजह से ब्लेड उससे इंप्रेस हो जाती है। वहीं हम मोंग के एक गांव को देखते हैं जो चाइना के इतिहास को लेकर उन्हें संभाल कर रखते थे, और वहाँ क्लाउस और रूका भी किसी खास स्क्रॉल की तलाश में आए हुए थे जिसे वो हासिल कर लेते हैं और वहाँ उस गॉटलेट से बहुत बड़ा धमाका करते हैं। गॉटलेट के एक्टिव होने की वजह से पो के पास मौजूद थंब भी एक्टिवेट हो जाता है और वो पो को उसी तरफ खींचने लगता है जहाँ क्लाउस और रूका थे। पो और ब्लेड तेजी से उसी तरफ आते हैं और वहाँ एक स्क्रॉल बिल्डिंग गिरने वाली थी और उसमें बहुत सारे मॉन्क फंसे हुए थे। पो जल्दी से जाकर उनकी मदद करता है और उन्हें उस बिल्डिंग से नीचे ले आता है और उस बिल्डिंग को रोकने के लिए पंच करने लगता है। लेकिन तभी ब्लेड बैम्बो के इस्तेमाल से उस स्क्रॉल बिल्डिंग को गिरने से बचा लेती है और तभी मॉन्क ड्रैगन मास्टर को वहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ उन मॉन्क की लीडर एल्डर वैंग आ जाती है। वो पो को बताती है कि हम मॉन्क चाइना के इतिहास को स्क्रॉल में संजो कर रखते हैं, हम एहसानमंद हैं कि तुमने उन्हें बचा लिया। वो उन्हें बताता है कि अब मैं ड्रैगन मास्टर नहीं रहा। तो एल्डर वैंग कहती है कि आप हमारे लिए हमेशा ड्रैगन मास्टर रहोगे, आपके कारनामे स्क्रॉल में दर्ज हैं, इसलिए दुनिया आपको कभी नहीं भूलेगी। वो इससे बहुत खुश होता है। ब्लेड उन्हें कहती है कि क्या आप जानती हो कि ये सब किसने किया? तो हु वैंग कहती है कि हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है और जल्द ही सम्राट के शाही सैनिक उसे लेने आ जाएंगे। ब्लेड क्लाउस और रूका को देखना चाहते थे, इसीलिए वो दोनों उसे देखने के लिए उस बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि उन्होंने क्लाउस और रूका को नहीं बल्कि अपनी ही एक मॉन्ग यैन को पकड़ा था जो हमेशा पटाखे जलाती थी और झूठ बोलती थी, जिससे उन्हें लगता था कि ये कारनामा इसी का होगा। ब्लेड उन्हें बताती है कि पटाखों से इतना बड़ा धमाका नहीं होता, लेकिन वैंग उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। यैन ब्लेड को बताती है कि मैंने उन दो वीजल्स को देखा था जिन्होंने ये सब किया है और मैं बेगुनाह हूँ। ब्लेड पूछती है कि वो यहाँ क्या लेने आए थे और वो कहाँ गए। यैन कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा। वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने इन मॉन्क के कैदी को भगाया तो उनका विश्वास भी मुझसे उठ जाएगा। ब्लेड कहती है कि क्लाउस और रूका को हमें रोकना होगा, वरना वो एक और शहर तबाह कर देंगे। तो वो उसके लिए मान जाता है। रात होते ही वो वापस से उस बिल्डिंग में यैन को आजाद करने आता है और उससे पिंजरे का लॉक नहीं खुलता, तो वो गार्ड को बेवकूफ बनाकर वहाँ से पिंजरा लेकर भागने लगता है। लेकिन सम्राट के शाही गार्ड भी वहाँ पहुँच चुके थे। वो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो इधर उधर टकराकर नीचे गिर जाता है। साथ ही यैन का पिंजरा भी शाही गार्ड के कार्ड पर गिर जाता है। शाही गार्ड पो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अब तुम डिलीवरी बॉय बन चुके हो, लेकिन तुमने हमारा काम आसान कर दिया, और वो यैन को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो ब्लेड उन्हें रोकने के लिए आगे आ जाती है और चारों गार्ड उसे घेर लेते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम हम चारों से नहीं बच सकती, और वो उस पर हमला करने लगते हैं। तो ब्लेड उनसे फाइट करने लग जाती है। वो भी ये सब देख रहा था क्योंकि वो शाही गार्ड पर हमला नहीं कर सकता था। जब ब्लेड उनसे हारने लगती है तो पो को उन गार्ड पर हमला करना पड़ता है। पो कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तो वो पो पर भी हमला करते हैं, इसलिए पो को उनसे लड़ना पड़ता है। अब पो और ब्लेड मिलकर उन सभी गार्ड्स को हरा देते हैं। अब वो दोनों यैन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जंगल में जाकर यैन उन्हें बताती है कि उन दो वीजल्स ने चैंगशन हथियारों का स्क्रॉल चुराया था, लेकिन उन दोनों को चैंगशन हथियारों का पता नहीं था। इसलिए यैन उन्हें बताती है कि बहुत समय पहले जब ये दुनिया एक थी और इसके हिस्से नहीं हुए थे, तब बेंजा में रहने वाले लोगों के पास बहुत पावर्स थी। वो एलिमेंट को काबू
काबू कर सकते थे और लंबे समय तक वो उस शक्ति को मिल बांट कर इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने गद्दारी करके बेंजा पर राज करना चाहा, इसलिए उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें रोकने के लिए कुछ शक्तिशाली वॉरियर इकट्ठा हुए और अपनी जादुई शक्तियों से 4 हथियार बनाए जिनसे वो उन्हें हमेशा के लिए कैद कर सकें। पर इन चारों हथियारों के हमले से कुदरत का संतुलन बिगड़ गया और दुनिया के कई हिस्से हो गए। ब्लेड पूछती है कि वो कौन कौन से हथियार थे, तो यैन बताती है कि उन चारों हथियारों में से एक हेलमेट था, दूसरा गाउटलेट और तीसरा चाबुक था, लेकिन चौथी चीज के बारे में मुझे कुछ याद नहीं। और उन चारों हथियारों को लोगों से बचाने के लिए अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया और वक्त के साथ वो गायब हो गए। अगर वो चारों हथियार साथ मिल जाएं तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ब्लेड कहती है कि क्लाउस और रुका जरूर उन चारों हथियारों को हासिल करना चाहते होंगे। वहीं एल्डर वैंग शाही गार्ड के साथ उन्हें ढूंढने के लिए आ जाती है, तो यैन उनका ध्यान भटकाने के लिए पटाखे जलाती है, जिससे पो और ब्लेड वहाँ से निकल जाते हैं। ब्लेड पो से कहती है कि हम नहीं जानते कि क्लाउस और रुका कहाँ गए होंगे। वो उसे बताता है कि वो अनंत लो के चाबुक को तलाश करने गए होंगे और उसके बारे में मैंने पहले सुना है। वो अपने पास रखी एक ग्राफिक नावल निकालता है जिसमें चाबुक का जिक्र था। वो ब्लेड को नावल की कहानी सुनाता है कि प्राचीन के समय में मास्टर लॉन्ग टूथ के पास ये चाबुक था और वो उन एलिमेंट्स वॉरियर में से एक थे। इस महायुद्ध में उन्होंने जब अपना चाबुक चलाया तो वो इतना तेज था कि उसने धरती के टुकड़े कर दिए और वो जंग खत्म होने के बाद दुनिया कई हिस्सों में बट गई। तो उन्हें एहसास हुआ कि चाबुक किसी भी योद्धा के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसे दुनिया से छुपा कर रखना होगा। लेकिन उससे आगे की कहानी इसके अगले इशू में है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, इसलिए हमें उस राइटरली गांव के पास जाना होगा जिससे हम चाबुक को ढूंढ पाएंगे। और वो उस गांव की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम सम्राट को देखते हैं जिसे उसके सैनिक बताते हैं कि पो ने उन पर हमला किया। तो सम्राट उससे बहुत गुस्सा होता है और वो अपनी निष्कासित सेना को वहां बुला लेता है जो क्रोकोडाइल सेना का एक ग्रुप था। वो काफी खतरनाक थे। सम्राट उन्हें पो को पकड़ने के लिए भेजते हैं। वहीं पो और ब्लेड उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां लिगाओ की वर्कशॉप थी। पो देखता है कि वहां उसके पोस्टर लगे हुए हैं क्योंकि सम्राट उसे ढूंढ रहे थे और उन्होंने उसे वांटेड का खिताब दे रखा था। वो इसलिए अपना भेष बदलकर ब्लेड के साथ लिगाओ के वर्कशॉप के बाहर आ जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि लिगाओ 3 महीने पहले मर चुका है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। और लिगाओ का बेटा भी था, लेकिन वो अपने डैड की मौत से काफी दुखी था, इसलिए वो किसी को ग्राफिक नॉवेल के लास्ट इशू को देने के लिए एग्री नहीं था। पो और ब्लेड चोरी छुपे वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें वो ग्राफिक नॉवेल नजर आती है जिसमें लॉन्ग टूथ की सारी कहानी थी। लेकिन तभी वहाँ लिगाओ का बेटा आ जाता है जिसका नाम लाओ था। वो उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है। वो उसे समझाता है कि हमें दुनिया को बचाने के लिए इस नावल की जरूरत है और हमें लॉन्ग टूथ के चाबुक को ढूंढना है। वो उस बुक को ले लेता है, लेकिन लाओ उनसे वो बुक छीनने लगता है जिससे वो बुक आग में जलने लगती है। मगर लाओ उसे बचा लेता है और कहता है कि मैंने भी अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी क्योंकि मैं अपने डैड के साथ ही नावल पढ़ता था, लेकिन उनके गुजरने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे पढ़ सकूं। ब्लेड उसे अपनी तलवार निकालकर बताती है ये मेरे भाई की तलवार है और मेरे पास ये उसकी आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे कभी भी चलाना नहीं चाहती थी और कई सालों तक इसे चलाया भी नहीं, मगर इसका इस्तेमाल होना बहुत जरूरी था तो मैंने इसे चलाया। इसका मकसद मजबूरों की हेल्प करना है, इसी तरह किताबों का मकसद लोगों का पढ़ना। तो लाओ उसकी बात समझ जाता है। अब वो उन्हें नावल पढ़कर सुनाता है कि मास्टर लॉन्ग टूथ अपने अनंत लो के चाबुक को छुपाने के लिए लॉ सिटी गए थे। वो चाबुक गहराइयों में छुपाना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि इसे छुपाने से कुछ नहीं होगा। आने वाली नस्ल को इसके खतरे के बारे में बताना जरूरी है, वरना हो सकता है कि ये चाबुक गलत हाथों लग जाए। इसलिए उन्होंने चाबुक की कहानी लॉस्ट सिटी के सब लोगों को सुनाई। ब्लेड उससे पूछती है कि वो सिटी कहाँ है और उससे उस शहर की लोकेशन के बारे में भी पूछती है। लाओ उन्हें बताता है कि मैं बचपन में अपने डैड के साथ गया था और उन्हें एक नक्शा देता है। अब वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। वो ब्लेड से कहता है कि अब हम दोस्त बन गए हैं। तो ब्लेड कहती है कि जब मैं 8 साल की थी तब मेरा भाई मारा गया। वो क्लाउस और रुका को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने उसे मेरे सामने मारा और मुझे मेरे भाई का अधूरा काम पूरा करना है, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती क्योंकि अगर मुझे कभी मिशन और दोस्त के बीच किसी एक को चुनना पड़ा तो मैं सिर्फ मिशन को ही चुनूंगी। तभी वहाँ पो को पकड़ने के लिए निष्कासित सेना के सिपाही आ जाते हैं। उन्हें देखकर वहाँ सब लोग डर कर छुप जाते हैं। वो पो को पकड़ने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं। ब्लेड भी उनसे फाइट करने लग जाती है। वो उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करता है। तभी उस सेना का सिपाही एक छोटी लड़की पर अपना जहर फेंकता है जिसका नाम राबिया था, लेकिन ब्लेड अपना हाथ आगे करके उसे बचा लेती है। तो वो सिपाही उसे दूर फेंक देते हैं। वो उसे बचाने के लिए जाता है, तभी सिपाही उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देते हैं और अब वो पो को पकड़ लेते हैं। पो को लगता है कि ब्लेड उसे बचाने आएगी और वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे अपने मिशन पर जाना था और वो वहाँ से निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं कि निष्कासित सेना के सोल्जर पो को सम्राट के पास ले जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एक ब्लैक रोब पहना हुआ वॉरियर उन पर हमला कर देता है जिसका नाम कॉलिन था। पो को लगता है कि वो उसकी मदद करने आया है, लेकिन वो उसकी तरफ गुस्से से बढ़ रहा था। पो इससे डर जाता है और अपने कार्ड को लुढ़काते हुए भागने लगता है, जिस वजह से वो एक चट्टान से नीचे गिर जाता है और पो का कार्ड टूट जाता है जिससे वो आजाद हो जाता है और वो डिसाइड करता है
कि वो प्लेड के बगैर ही गॉटलेट को हासिल करेगा। वो जंगल के रास्ते से आगे निकल जाता है। वहीं हम प्लेड को देखते हैं जो नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी राबिया नाम की वो लड़की उसके पीछे आने लगती है और प्लेड उसे घर जाने को कहती है। तो राबिया बोलती है कि आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है, इसलिए मैं भी आपकी जान बचाकर आपका एहसान चुकाऊंगी। और वो उसे बताती है कि वो उस शहर में घुसने आई थी और उसका घर दूसरी तरफ है। तो ब्लेड उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगती है। वहीं पो भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे आगे जाने का रास्ता पता नहीं था। तभी निष्कासित सेना का एक सोल्जर पो पर हमला कर देता है जिसका नाम वेमन था। पो उसे मारने लगता है तो वेमन उससे जान की भीख मांगता है। पो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथी कहाँ हैं। वेमन पो को बताता है कि उनसे अपनी जान बचाकर मैं भाग कर आया हूँ, इसलिए मेरे साथी अब मुझे नहीं छोड़ेंगे और मैं अब सुधरना चाहता हूँ। पो उससे पूछता है कि रेगिस्तान किस तरफ है, तो वेमन उसे इशारे में बताता है और पो उसे अपने साथ लेकर आगे की तरफ निकल जाता है। वहीं प्लेड राबिया के साथ मैप के मुताबिक मसाला गांव में पहुंच जाती है जहां राबिया का घर था, इसीलिए ब्लेड उसे घर जाने को कहती है और पो और वेमन भी उस गांव में पहुंच जाते हैं और वहाँ वो नूडल खाने लगते हैं। क्लाउस और रूका भी उस गांव में मौजूद थे। वो नाटक करके लोगों को लूट रहे थे और पो उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगता है, पर तभी वो गिर जाता है क्योंकि वेमन ने उसे धोखे से पकड़ लिया था। वेमन उसे बताता है कि मैं दोस्ती का नाटक कर रहा था ताकि मैं तुम्हें अकेले ही पकड़कर सम्राट के पास लेकर जा सकूं। पो को उस पर गुस्सा आता है कि तुमने मेरी नूडल की कमजोरी का फायदा उठाया और वो उस कार्ड से ही वेमन को दूर फेंक देता है। और प्लेड भी क्लाउस और रूका को उस गांव में देख लेती है और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। पो भी उसके पीछे था। प्लेड पो को देखकर हैरान होती है। पो ब्लेड को बताता है कि उन दोनों को पकड़ना अब मेरा भी मिशन है और वो कार्ड को आगे करके उन्हें रोक लेता है, लेकिन वो दोनों मौका देखकर वहां से भागने लगते हैं, मगर प्लेड किसी तरह वरूका को पकड़ लेती है। प्लेड वरूका को बताती है कि मैं वही छोटी बच्ची हूँ जिसके सामने तुमने उसके भाई को मारा था, और वो उससे अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसे मारने लगती है, लेकिन वरूका गॉटलेट की मदद से उसके हमले को रोक लेती है और उसे गॉटलेट से मारने लगती है। वो ये देखकर वरूका पर हमला करके उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी क्लाउस उस पर चाकुओं से हमला कर देता है, जिस वजह से क्लाउस और वरूका वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहाँ कॉलिन आ जाता है जो प्लेड और पो पर हमला करके रस्सियों से उन्हें पकड़ लेता है। प्लेड पो से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। पो उसे बताता है कि इसी ने ही मुझे निष्कासित सेना से छुड़ाया था, लेकिन ये जरूर हमें मारना चाहता है। और प्लेड चालाकी से अपनी तलवार के पास जाकर खुद को आजाद कर लेती है और उससे फाइट करने लगती है। वो उसे दूर करके पो को आजाद कर लेती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। पो और प्लेड रेगिस्तान की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ रेतीला तूफान आ जाता है और पीछे से उनकी तरफ कॉलिन भी बढ़ रहा था। वो दोनों उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कॉलिन उन पर अपनी गन से हमला कर देता है। पर तभी राबिया चालाकी से पो और प्लेड को एक गुफा में गिराकर बचा लेती है और कॉलिन रेतीले तूफान की वजह से कुछ नहीं देख पाता। राबिया उन दोनों से कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम्हारा एहसान चुका दिया है, और प्लेड देखती है कि वो जगह ही राबिया का घर है। अब राबिया उन्हें सुरंग से बाहर रेगिस्तान में ले आती है और प्लेड उसका शुक्रिया अदा करती है और वो दोनों फिर से लॉस्ट सिटी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और राबिया भी अपने पेरेंट्स के पास आ जाती है। वो वहीं मसाला के गांव में रहते थे, लेकिन तभी वहाँ कॉलिन आ जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि राबिया ने प्लेड और पो की मदद की है। वो राबिया के मॉम और डैड को बंदी बना लेता है और राबिया से पूछता है कि मुझे सब कुछ बता दो, वो किस तरफ गए हैं। तो राबिया उसे लॉस्ट सिटी का मैप बनाकर देती है। वहीं पो और प्लेड रेगिस्तान में लगातार आगे बढ़ रहे थे ताकि वो चाबुक को हासिल कर सकें, और प्लेड को अपने बचपन की यादें याद आने लगती हैं जब वो अपने भाई से नाइट बनने की जिद किया करती थी, लेकिन उसके भाई एल्फी ने उसे बताया था कि मॉम और डैड कभी भी तुम्हें नाइट नहीं बनने देंगे क्योंकि नाइट बनने में बहुत ही खतरा होता है। लेकिन प्लेड फिर भी जिद करती है, तो एल्फी उसे एक मिशन देता है कि तुम्हें कुएं से 2 बाल्टी पानी भरकर लाना होगा, लेकिन तुम्हें बाल्टी को छूना नहीं है। काफी कोशिश करने के बाद भी वो बिना छुए बाल्टी को अपने भाई के पास पानी भरकर लाने में कामयाब नहीं होती। फिर उसे आइडिया आता है और वो एक आदमी से उस कुएं से पानी भरवा कर अपने भाई के पास पहुंचा देती है क्योंकि उसके भाई ने उसे बिना छुए पानी लाने को कहा था। वहीं कॉलिन उस मैप की मदद से प्लेड और पो के पीछे आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस और रूका भी कॉलिन के पीछे होते हैं क्योंकि उनको चाबुक का पता नहीं था कि वो कौन सी लोकेशन पर है, और वो कॉलिन की मदद से प्लेड तक पहुंचना चाहते थे ताकि वो चाबुक हासिल कर सकें। वहीं पो और ब्लेड चलते चलते काफी थक चुके थे, इसीलिए वो रात को एक जगह पर आराम करते हैं। अगले दिन वो मैप में बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां रेड सैंड माइन थी, और वहां
वहाँ पास ही में उन्हें एक ओआसाइज नजर आता है, यानी कि रेगिस्तान की वो जगह जहाँ पानी मौजूद हो। पो और ब्लेड उस जगह पर पहुँच जाते हैं। ब्लेड पो से कहती है कि यहाँ तो कुछ शहर जैसा नजर नहीं आ रहा। तभी वो जगह हिलने लगती है और वहाँ पत्थरों से बना हुआ एक बहुत बड़ा टाइटन निकल आता है जो उन पर हमला करने लगता है। पो और ब्लेड उससे काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो टाइटन पो को पकड़ लेता है। तो ब्लेड पो को बचाने जाती है और वो उस पर हमला करने लगती है, जिससे वो पो को छोड़कर ब्लेड को पकड़ लेता है। और पो समझ जाता है कि ये टाइटन जरूर किसी चीज की रक्षा कर रहा है, शायद इस मॉन्स्टर के अंदर ही वो सिटी होगी। और वो खुद उस मॉन्स्टर के मुंह में चला जाता है और ब्लेड भी उसके पीछे उस मॉन्स्टर के मुंह में चली जाती है, जिससे वो नीचे आकर गिर जाती है। और वो जगह ही लॉस्ट सिटी थी। वहीं कॉलिन को पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो क्लाउस के मुंह पर अपनी तलवार रख देता है, तो वरूका गुस्से में उस पर हमला करने लगती है, लेकिन क्लाउस उसे शांत रहने को कहता है और कॉलिन से कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ ब्लेड को ढूंढने में मदद करेंगे। तो कॉलिन उन्हें कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों करोगे। क्लाउस कहता है कि ये हम तुम्हें नहीं बता सकते, और वरूका उससे उसका नाम पूछती है। तो वो बताता है कि मेरा नाम कॉलिन है और मैं एक स्टैग हूँ। वहीं पो और ब्लेड को उस लॉस्ट सिटी में चाबुक दिखाई देता है जो एक स्टैचू के अंदर रखा हुआ था, और ब्लेड उसे उठा लेती है। लेकिन तभी वहाँ एक ओल्ड मंकी आ जाती है जो हंसते हुए उन्हें बताती है कि मेरा नाम रुक्मिनी है और मैं इस चाबुक की प्रोटेक्टर हूँ और चैंगशेन गार्डन की पंडिताए हूँ। मैं तुम्हें ये चाबुक यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी। और वो उनसे चाबुक छीन लेती है। ब्लेड उन्हें कहती है कि हम यहाँ चाबुक चुराने नहीं आए थे, बल्कि हम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हमें इसे यहाँ से निकालना होगा। रुक्मिनी बताती है कि कोई भी इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो वो उससे बहुत डर जाता है। ब्लेड उससे पूछती है कि क्या चाबुक हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। तो रुक्मिनी चाबुक को चलाती है, लेकिन चाबुक नहीं चलता, और वो उन्हें बताती है कि चाबुक की शक्तियाँ यहाँ काम नहीं करती और इस शहर से निकलने का एक रास्ता था, मगर सालों पहले पत्थर गिरने की वजह से वो बंद हो गया है। और रुक्मिनी उन दोनों को उस जगह पर ले आती है और पो वहाँ पर बहुत सारे कंकाल देखकर डर जाता है, लेकिन ब्लेड उसे शांत करती है। तभी वो कंकाल जिंदा हो जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तो पो और ब्लेड मिलकर साथ में उन्हें खत्म कर देते हैं और रुक्मिनी भी उनसे इंप्रेस हो जाती है और वो चाबुक उन्हें दे देती है। अब वो चट्टान को हटाकर बाहर निकलने लगते हैं। ब्लेड और रुक्मिनी पहले बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पो जैसे ही बाहर निकलने लगता है तो एक कंकाल उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से वो अंदर ही फंस जाता है और वो काफी परेशान हो जाता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तभी पो को उसके डैड का भरम होने लगता है और वो पो से कहते हैं कि तुम्हें वापस घर लौटना होगा। अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर की ताकत को जगाना होगा। वहीं ब्लेड पो को बाहर निकालने के लिए उस चाबुक से पत्थर पर हमला करने लगती है, लेकिन वो चाबुक काम नहीं करता। तभी रुक्मिनी जोर से हंसने लगती है और उसे बताती है कि मैं कोई प्रोटेक्टर नहीं, बल्कि मैं रायपुर की लुटेरी हूँ और मैं इस चाबुक को चुराने गई थी, लेकिन बाहर निकल नहीं पाई और अब मैं तुम्हारी वजह से आजाद हूँ। और जो चाबुक तुम्हारे पास है वो नकली है। वो अपनी छड़ी को चाबुक में बदल लेती है और कहती है कि मैं इस चाबुक को सम्राट को बेचूंगी और बहुत अमीर बन जाऊंगी। फिर वो उस चाबुक से ब्लेड पर हमला करने लगती है। उस चाबुक का हमला बहुत ताकतवर था, लेकिन फिर भी ब्लेड उससे फाइट करने लगती है। वहीं हम कॉलिन को देखते हैं जो क्लाउस और रूका के साथ आगे बढ़ रहा था और तभी एक पत्थर से टकराने की वजह से उसके पैर पर चोट लग जाती है। तो क्लाउस उसकी हेल्प करता है और अपने मैजिक पॉइजन से उसे ठीक कर देता है, पर इससे कॉलिन को पता चल जाता है कि वो दोनों जादूगर हैं और उसे जादूगरों से नफरत थी, इसलिए वो उन पर हमला करने लग जाता है और क्लाउस को जख्मी कर देता है और रूका को भी मारने लगता है। वहीं पो गॉन्टलेट के उस थंब को एक्टिवेट करके उन पत्थरों को तोड़ देता है और उस थंब के एक्टिवेट होने की वजह से गॉन्टलेट भी एक्टिवेट होता है, जिससे वरूका और क्लाउस वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। वहीं ब्लेड और रुक्मिनी अभी भी फाइट कर रहे थे। तभी पो भी बाहर आ जाता है। ये देखकर रुक्मिनी वहाँ से भाग जाती है और ब्लेड निराश होकर पो से कहती है कि अब हमने 2 हथियार खो दिए हैं। तो पो ब्लेड को बताता है कि मैं थंब को एक्टिवेट करके क्लाउस और रूका को अपने पास बुला सकता हूँ, जिससे हम उन्हें पकड़ सकते हैं। तो ब्लेड कहती है कि अगर हमें उन दोनों से गॉन्टलेट छीनना है तो हमें पूरी तैयारी से काम करना होगा, और वो उसके लिए प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। और क्लाउस और रूका भी अब जंगल में आ चुके थे। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वरूका इंग्लैंड की शाही जादूगरनी हुआ करती थी। वो अपने मैजिक से चांदनी रात में पेड़ों की बेलों को कंट्रोल कर सकती थी और साथ ही वो महारानी की शाही सलाहकार भी थी। लेकिन जब उसे पता चला कि ब्लेड के भाई एल्फी को सेनापति बनाने वाली हैं, तो उसने चालाकी से उसे मार दिया। लेकिन रानी को उसके बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसे जेल में कैद कर दिया गया। वो 15 साल तक उसी जेल में कैद रही, जिस वजह से अब उसका जादू काम नहीं कर रहा था। वो अपने भाई को ठीक करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती
होती है जो उस जंगल में मशरूम इकट्ठे कर रही थी। वरुका उसे डराकर पूछती है कि क्या तुम्हारे गाँव में कोई डॉक्टर है, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें अपने सीक्रेट के बारे में नहीं बता सकती। तो वरुका उसके गर्दन पर चाकू को पॉइंट कर देती है, जिस वजह से उसे उन दोनों को अपने गांव में लेकर जाना पड़ता है और उस गांव में सिर्फ औरतें ही रहती थी। वो क्लाउस का इलाज करने के बहाने उन दोनों को नशे की दवा पिलाकर बेहोश कर देती हैं, क्योंकि वो अपने गांव में आने वाले मुसाफिरों को मारकर खाया करती थी। वो क्लाउस को पकाने के लिए लेकर जाती हैं और वरुका को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं कि जब वो 15 साल से जेल में कैद थी तभी उसके भाई ने ही उसे जेल से बचाया था और अब वो खतरे में था, इसलिए वो दोबारा अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और इस बार वो कामयाब हो जाती है और वो अपनी पावर से गांव की सभी औरतों को मारने लगती है और क्लाउस को भी बचा लेती है। और वो क्लाउस से कहती है कि अब हम अपनी पावर से इंग्लैंड में अपना साम्राज्य बनाएंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और वो गॉटलेट से उस पूरे गांव को बर्बाद कर देती है और गॉटलेट की वजह से पो का थंब भी एक्टिवेट हो गया था, जिससे वो दोनों क्लाउस और रूका के पास पहुंच जाते हैं। पो क्लाउस को पकड़ लेता है और ब्लेड पो की सिखाई हुई टेक्निक से वरुका से गॉटलेट छीन लेती है। तो वरुका अपने जादू को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन सुबह हो चुकी थी इसलिए उसका मैजिक काम नहीं करता और पो अब उन दोनों को बंदी बना लेता है। और पो ने गॉटलेट अपने हाथ में पहन लिया था। ब्लेड पो से कहती है कि अब हमारे बिछड़ने का वक्त आ गया है, लेकिन पो कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं चाइना में तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए मैं जब तक इंग्लैंड की शिप तक तुम्हें नहीं छोड़ देता मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मुझे एक शॉर्टकट भी पता है। तो ब्लेड उसकी बात मान लेती है और अब वो नदी के रास्ते से डॉक पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हमें सम्राट के महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रुक्मिणी सम्राट को चाबुक बेचने के लिए आई थी। वो सम्राट से कहती है मैं आपके लिए खतरनाक हथियार लेकर आई हूँ जिसके जरिए आप किसी भी ताकतवर वॉरियर को हरा सकते हैं, लेकिन उसके बदले में मुझे आपको चाइना का आधा खजाना देना होगा। तो सम्राट जोर से हंसने लगते हैं, उन्हें लगता है कि वो उनके साथ मजाक कर रही है, इसीलिए वो अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। तो रुक्मिणी उन्हें वो चाबुक चलाकर दिखाती है, जिससे उन्हें उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। वहीं पो को रास्ते में सम्राट के सैनिक देख लेते हैं और वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बचने के लिए जंगल में आ जाते हैं। अब रात होने की वजह से वरुका अपनी जादू का इस्तेमाल कर पा रही थी, जिससे वो पो से अपना गॉटलेट छीन लेती है और खुद को आजाद कर लेती है। ब्लेड उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वरुका पो पर गॉटलेट को पॉइंट कर देती है और उससे चाबुक के बारे में पूछती है। तो ब्लेड को ना चाहते हुए भी उन्हें बताना पड़ता है कि चाबुक रुक्मिणी नाम की एक बंदरिया के पास है, जो उसे उत्तरी पहाड़ियों पर सम्राट को बेचने के लिए ले गई है। और वरुका उन दोनों को बेलों से बांध देती है और अपने भाई के साथ सम्राट के महल की तरफ निकल जाती है और ब्लेड अपनी तलवार की मदद से पो और खुद को आजाद कर लेती है और अब वो सम्राट के महल की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सम्राट ने चाइना के आधे खजाने को बाहर निकलवा लिया था ताकि वो चालाकी से चाबुक ले सके, लेकिन रुक्मिणी भी काफी होशियार थी। वो सम्राट से कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही आपको चाबुक दूंगी। तो सम्राट उस पर अपने सिपाहियों से हमला करवा देता है और रुक्मिणी भी उनसे लड़ने लग जाती है, लेकिन सम्राट ने उसे पकड़ने के लिए पहले ही ट्रैप बिछाया हुआ था, जिससे वो नीचे गिर जाती है और सम्राट उस चाबुक को हासिल कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस और रूका सम्राट के महल पहुंच चुके थे और उन्हें पता चल जाता है कि पो और ब्लेड भी उनके पीछे आ रहे हैं। इसलिए वरुका क्लाउस से कहती है कि हम पहले पो को चाबुक हासिल करने देंगे और फिर हम आसानी से उससे चाबुक छीन लेंगे। वहीं पो और ब्लेड भी सम्राट के महल में पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्लाउस और रूका महल में होंगे, लेकिन वो वहां नहीं होते और पो देखता है कि चाबुक सम्राट के पास है और सम्राट उन दोनों को बंदी बना लेता है। पो सम्राट को पूरी कहानी बताता है कि वो 2 वीजल चाबुक को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सम्राट को पो की बातों पर यकीन नहीं होता। तो पो उन्हें कहता है कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, पर आप ब्लेड की बातों पर तो यकीन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंग्लैंड की नाइट है और महारानी ने इसे खुद उन 2 वीजल्स को पकड़ने के लिए भेजा है जो चैंगशन हथियारों को चुराना चाहते हैं। लेकिन तभी वहाँ कॉलिन आ जाता है, जो उन्हें बताता है कि ब्लेड कोई नाइट नहीं है। तो सम्राट उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। कॉलिन उन्हें बताता है कि मैं इंग्लैंड का नाइट हूँ और वो सम्राट को महारानी का दिया हुआ लेटर देकर बताता है कि महारानी ने खुद मुझे इसे गिरफ्तार करने के लिए भेजा है और पो को उसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। तो कॉलिन उसे बताता है कि ये एक चोर है और इसने ये कवच और तलवार नाइट्स के बैरक से चुराई थी। पो ब्लेड से कहता है कि क्या ये सच है। तो वो उसे कहती है कि मैं कोई नाइट नहीं हूँ और कॉलिन उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है और पो को भी जेल में बंद कर दिया जाता है और पो को वहाँ अपने डैड नजर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाता है और वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद सम्राट ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था ताकि मैं उन्हें तुम्हारा ठिकाना बता दूं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। वो उनसे कहता है कि मैंने आपको अपने बारे में बताया ही नहीं था
कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पो अब जेल से बाहर निकलने के लिए जेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और अपने डैड को बताता है कि क्लाउस और रूका किसी भी वक्त यहाँ हमला कर सकते हैं और मुझे उन्हें रोकना होगा। मगर पो उस गेट को नहीं तोड़ पा रहा था। तभी उन्हें रुक्मिनी की आवाज सुनाई देती है और पो के डैड उसे पहचान लेते हैं कि ये तो रायपुर की लुटेरी है और वो पो से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन बदले में चाबुक मेरा होगा। तो पो उसके लिए एग्री हो जाता है और रुक्मिनी चालाकी से गार्ड को अपने पास बुलाकर उससे चाबियां छीन लेती है, जिससे वो सबको आजाद कर देती है और पो अपने डैड से मिलकर खुश होता है। अब वो वहाँ से निकलने लगते हैं। वहीं कॉलिन ब्लेड को रस्सियों से बांधकर अपने साथ ले जा रहा था तो ब्लेड उसे बताती है कि मैं यहाँ अपने भाई के कातिल उन 2 जादूगरों को पकड़ने आई थी जो चैंगशन हथियारों को चुराना चाहते हैं और उन्होंने उनमें से कॉटलेट को हासिल कर लिया है, जिससे कॉलिन समझ जाता है कि वो वही 2 जादूगर होंगे जो उससे रेगिस्तान में मिले थे। और ब्लेड कहती है कि हम अभी भी उन्हें पकड़ सकते हैं। तो कॉलिन कहता है कि मेरा मिशन वो नहीं बल्कि तुम हो और एक नाइट हमेशा अपना मिशन पूरा करता है और मैं वापस जाकर रानी को उनके बारे में बता दूंगा और वो किसी और नाइट को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देंगी। तो ब्लेड उससे कहती है कि इसमें तो 1 महीना लग जाएगा। इसलिए ब्लेड कॉलिन के हथियार छीनकर उस पर हमला कर देती है और कॉलिन भी उसकी तलवार लेकर उससे फाइट करने को तैयार हो जाता है और उन दोनों के दरमियान खतरनाक फाइट होती है और ब्लेड पो की सिखाई हुई ट्रिक की मदद से उसे हरा देती है और अब उसे एक पेड़ से बांध देती है और महल की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि क्लाउस और रूका भी चाबुक हासिल करने के लिए महल में पहुंच जाते हैं और रूका सिपाहियों पर अपने गॉटलेट से हमला करती है और पो भी वहां पहुंच जाता है और उनसे फाइट करने लगता है। तो उस लड़ाई का फायदा उठाकर रुक्मिनी चालाकी से चाबुक हासिल कर लेती है और सम्राट उसे रोक नहीं पाते और वो वहां से निकल जाती है। तो क्लाउस और रूका भी उसे जाते हुए देख लेते हैं। अब रूका पो पर गॉटलेट से हमला करने के लिए आती है तो पो भी उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन उससे वो जख्मी हो जाता है और प्लेट जब वहां आकर देखती है कि पो के डैड उसके हाथ पर पट्टी बांध रहे हैं क्योंकि पो का एक हाथ टूट चुका था। पो प्लेट से कहता है कि क्लाउस और रूका रुक्मिनी के पीछे गए हैं और अब तुम भी यहाँ से चली जाओ। तो प्लेट पो को बताती है कि मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहती थी। तो पो उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे बताती है कि मेरा भाई एल्फी मेरी वजह से मरा था। फिर हम प्लेट के बचपन का सीन देखते हैं जब वो बहुत छोटी थी और उसके भाई के पास महारानी के सैनिक आए थे जिन्होंने उसे बताया कि जादूगरों ने हमला किया है, इसीलिए आपको उन्हें रोकना होगा। और जब एल्फी उनके साथ जाने लगता है तो ब्लेड भी तलवार लेकर बाहर आ जाती है और अपने भाई से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिशन पर चलूंगी। तो एल्फी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, वहाँ बहुत खतरा होगा, इसीलिए तुम यहाँ रहकर मेरे आने तक अपने टैडी की रक्षा करना और यही तुम्हारा मिशन है। और वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन प्लेट फिर भी उसकी बात नहीं मानती और उसके पीछे चली जाती है। एल्फी जंगल में क्लाउस और रूका से लड़ रहा था और रूका अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी और प्लेड अपने भाई को खतरे में देखती है तो वो उसे बचाने के लिए आगे आ जाती है। इससे एल्फी का ध्यान भटक जाता है और मौका देखते ही वरूका एल्फी को उसी की तलवार से मार देती है और प्लेड इससे काफी दुखी हो जाती है और वो पो से कहती है कि अगर उस दिन मैं अपने भाई के पीछे ना जाती तो आज मेरा भाई जिंदा होता, इसलिए मैं अपने भाई का बदला लेना चाहती हूँ। तो पो प्लेड से कहता है कि उस वक्त तुम छोटी थी और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नाइट नहीं हो और अब मैं भी ड्रैगन मास्टर नहीं रहा, पर फिर भी हम उन 2 विजल्स को पकड़ लेंगे। वहीं रुक्मिनी आइस कार्ड लेकर भाग रही थी। क्लाउस और रूका भी स्लेड से उसका पीछा कर रहे थे और साथ ही वो दोनों अपने सुपर पावर हथियारों से फाइट कर रहे थे। वो भी अपने डैड और प्लेड के साथ उनका पीछा कर रहा था और रात होने की वजह से अब चांद भी निकल आया था, इसलिए वरूका अपनी काली शक्तियों की मदद से पेड़ और बेलों को कंट्रोल करके पो और प्लेड पर हमला करने लगती है और साथ ही वो रुक्मिनी की स्लेट को भी बर्बाद कर देती है, जिससे वो सभी नीचे गिर जाते हैं और वो सभी सम्राट की शिप के पास पहुंच गए थे। क्लाउस वरूका से कहता है कि हम इस शिप की मदद से यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो उनके पास चाबुक लेने के लिए आते हैं, लेकिन पो उस चाबुक को उठा लेता है और प्लेड उन विजल से कहती है कि अब तुम सिर्फ 2 जादूगर बचे हो और अगर तुमने सारे चैंगशन हथियार हासिल कर भी लिए तो फिर भी तुम सारे नाइट्स को नहीं हरा पाओगे। तो क्लाउस उन्हें कहता है कि तुम इन हथियारों के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन इस स्क्रॉल में सब कुछ लिखा है जो हमें लूटस गांव से मिला था। वो बताता है कि धरती को हिलाने वाला गॉटलेट, अनंत लो का चाबुक, तूफान की सवारी करने वाले पहिए और हेलमेट ऑफ विंड, इन चारों हथियारों को प्राचीन के योद्धाओं ने दुश्मनों की आत्माओं को कैद करने के लिए बनाया था, लेकिन अगर इन चारों हथियारों को मिला दिया जाए तो कैद की हुई आत्माएं वापस से बाहर निकलकर तबाही मचा देंगी, जिससे दुनिया तबाह हो जाएगी। और वरूका उन पर हमला करने लगती है तो प्लेड उससे
से फाइट करने लग जाती है और क्लाउस चाबुक के लिए पो पर हमला कर देता है। फिर पो भी चाबुक को एक्टिवेट कर लेता है और वो उससे फाइट करने लग जाता है। वरुका प्लेट पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है और पो भी जख्मी होने की वजह से क्लाउस से जीत नहीं पा रहा था, इसलिए पो के डैड क्लाउस पर हमला करके उसकी मदद करते हैं। पो अब ब्लेड को हारता हुआ देखकर वरुका पर चाबुक से हमला करता है, लेकिन वरुका कॉटलेट से चाबुक को पकड़ लेती है, जिससे एक तेज धमाका होता है और पो और ब्लेड दूर गिर जाते हैं, जिस वजह से क्लाउस उस चाबुक को हासिल कर लेता है। ब्लेड दोबारा क्लाउस पर हमला करने लगती है, लेकिन वो उसे चाबुक से हमला करके दूर फेंक देता है और वरुका पो पर भी हमला करके उसे दूर फेंक देती है और वो शिप की तरफ जाने लगते हैं। तभी रुक्मिनी क्लाउस से वो चाबुक छीन लेती है, मगर वो उससे दोबारा वापस ले लेता है और वो दोनों शिप के जरिए वहाँ से जा रहे होते हैं। तो ब्लेड उन्हें रोकने के लिए शिप की चैन को पकड़ लेती है, तो वरुका उस पर चाकू से हमला करती है, लेकिन तभी पो वहाँ आकर तलवार से ब्लेड को बचा लेता है, जिससे क्लाउस और वरुका वहाँ से निकल जाते हैं। ब्लेड पो को हक कर लेती है क्योंकि पो ने उसकी जान बचाई थी और वो उससे कहती है कि तुम मेरे पहले फ्रेंड हो। वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं और ब्लेड पो से कहती है कि हम नहीं जानते कि वो दोनों अब कहाँ जा रहे हैं और हमारे पास कोई जादुई हथियार भी नहीं है। लेकिन तभी रुक्मिनी वहाँ आ जाती है और अपने चाबुक को एक्टिवेट कर लेती है। तो पो हैरान होकर पूछता है कि तुम्हारे पास ये चाबुक कहाँ से आया है। वो उन्हें बताती है कि जब मैंने क्लाउस को गिराया था तभी मैंने चाबुक बदल लिया, इसीलिए उनके पास नकली चाबुक है। वो कहता है कि क्या अब तुम हमारी मदद करना चाहोगी। तो रुक्मिनी कहती है कि मैं भी चैंगशन हथियारों को इकट्ठा करना चाहती थी और चाबुक उनमें से पहला था, और अगर तुम उन तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तभी पो के डैड कहते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे और वो पो को घर चलने को कहते हैं। तो पो उनसे कहता है कि क्लाउस और वरुका बहुत खतरनाक हैं और वो दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। इसलिए पो के डैड कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हें इन दो चोरों के साथ अकेले नहीं जाने दूंगा। तभी रुक्मिनी उन्हें बताती है कि हमें बाकी बचे हुए चैंगशन हथियारों को हासिल करने के लिए चाइना से बाहर जाना होगा। तो पो उससे हैरान हो जाता है और इसी के साथ कुंग फू पांडा के फर्स्ट सीजन का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।